ब्लड के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसे ही स्टूडेंट मेरे क्लास में आते हैं, वो व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं पढ़ाते हुए, तो वो देखते ही भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा? अगर यही चीज मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाती तो स्टूडेंट रुकते, उस चीज को वॉच करते। लेकिन व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना कोई दिक्कत है क्या? या फिर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या? तो फिर आप क्लास को देखते हुए भाग क्यों जाते हो? आप एक बार देखो तो सही। अगर नहीं समझ में आए तो आप बोलना, कमेंट में कमेंट करना। अगर गाली भी देना हो तो वो भी दे देना आप। और एक चीज मैं और भी बोलना चाहती हूँ, अगर मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ तो मुझे लिखना पड़ रहा है, तो ऐसे में मैं बुक नहीं देख सकती या फिर अपने नोट्स बुक नहीं देख सकती। क्योंकि अगर मैं नहीं देखूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे आगे पढ़ाना क्या है, क्या पढ़ाना है, किस चीज के बारे में पढ़ाना है। आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते होगे ऑलरेडी, डिजिटल बोर्ड पे देखते होगे कि जो टीचर्स होते हैं वो पीपीटी स्लाइड बना लेते हैं ऑलरेडी, और उसी पीपीटी स्लाइड को स्क्रॉल करते जाते हैं और उसी चीज के बारे में देखकर पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो मैं इस बीच में जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बुक देखकर अगर पढ़ा लेती हूँ या फिर नोट्स को मैं देख लेती हूँ तो क्या कोई दिक्कत होगी आपको? आप ही बताओ। आप लोग को लगता होगा कि नहीं, ये तो बुक्स देख रही है, नोटबुक देख रही है, इसको तो खुद नहीं आता है, ये क्या पढ़ाएगी हम लोगों को। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मेरी जगह पे आप होते, आपके पास व्हाइट बोर्ड होता, तो क्या आप बुक को बिना देखे पढ़ाते? नोट्स बुक नहीं देखते? तो इसमें गलत क्या है? आप लोग जरा सा भी वॉच नहीं करते हो, देखते तक नहीं हो। अगर आपको मेरा क्लास पसंद ना आए तो कोई बात नहीं है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रही कि आप मेरे क्लास में रुको ही, आप मेरे वीडियो को वॉच करो ही, लेकिन एक बार देख तो लो थोड़ा। अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां से भी क्लास करना है आप कर लो, लेकिन एक बार वॉच करके देखो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। क्या आप लोग कभी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सुने हो? नहीं, आप जरूर सुने होंगे। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन, या फिर बोलचाल की लैंग्वेज में ट्रांसपोर्टेशन का यूज तो काफी होता है। हम उस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो आप सुने हो। आप सुने होंगे कि सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाना या फिर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। लेकिन हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, साइंस के बारे में जानेंगे, साइंस में कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। स्पेशली साइंस बायोलॉजी का एक चैप्टर है, आपकी 10th क्लास की बुक में होगा लाइफ प्रोसेस, उसमें टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन। उस चीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है अभी जस्ट मैंने बताया। बायोलॉजी में भी उसी तरह पढ़ेंगे सब्सटेंस का। सब्सटेंस में क्या क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, आपका खाना जो आपने खाया है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकता है। जब वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है तो उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। तो जस्ट हम उसी चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार आप पीछे व्हाइट बोर्ड पे देखो कि क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। देखो लिखा हुआ है, the movement of input substances like nutrients, oxygen, hormones, waste material etc. from one body parts to another. It's called, हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पे, it's called transportation. ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमें क्यों होती है? आप खुद सोच के देखो, अगर हमारे बॉडी सिस्टम में जो भी सिस्टम्स है, अगर हमारे बॉडी पे खाना एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो क्या हमारा फंक्शन, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, क्या वो वर्क कर पाएगा? क्या वो परफॉर्म कर पाएगा कुछ भी वर्क? बिल्कुल भी नहीं। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो काम ही नहीं कर पाएगा और ना ही हम जिंदा रह पाएंगे। तो सोचो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी पे होना कितना जरूरी होता है। ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मेनली हम 3 तरह की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से, एक बार देख लो आप। फर्स्ट तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे बारे में पढ़ेंगे तो हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे बारे में पढ़ेंगे तो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उन सब चीजों को भी पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या क्या होता है, एक बार मैं लिखती हूँ। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स, और थर्ड में हार्ट। क्या आपको पता है कि ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड वेसल एक तरह का ट्यूब है।
ट्यूब्स। आप अपने बॉडी पे फील करो, ये जो आपको दिखाई पड़ता है ये क्या है? ब्लड वेसल्स ही है। ये एक ट्यूब की तरह है और उसी में हमारा ब्लड पूरी तरह से फ्लो करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, तो वही चीज होता है। और हार्ट, हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। तो इन सब चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं 50 स्लाइड बनाती हूँ और तुरंत तुरंत पढ़ाते जाती, बट मुझे लिखना पड़ा है व्हाइट बोर्ड पे। तो हम इस चीज को अभी फिलहाल मिटाते हैं और हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में आप सब कौन नहीं जानते होंगे, हर कोई जानते होंगे कि ब्लड क्या है, लेकिन हम साइंस के माध्यम से उसे एक्सप्लेन करके बताते हैं, एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि ब्लड क्या होता है। एक्चुअली ब्लड क्या है? ब्लड जस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे बॉडी पे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचती है और वो क्या करता है? ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, जस्ट उसी को हम ब्लड कहेंगे। देखो लिखा हुआ है कि ब्लड क्या है और ब्लड का फंक्शन क्या होता है। ब्लड का फंक्शन अभी ही मैंने कहा कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। मतलब कि जब वो ऑक्सीजन लेकर के जाता है तो CO2 हमारे काम का नहीं है, तो वो उस चीज को कैरी करता है और लंग्स को दे देता है और लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, साथ ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देखो फंक्शन में क्या लिखा हुआ है ब्लड का? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, रिमूव वेस्ट मटेरियल, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी आपको अगर घाव हो जाती है, कहीं भी किसी तरह से चोट लग जाती है, तो आप देखते होंगे कि ऊपर में एक लेयर बन जाता है पतला सा, मतलब कि ब्लड को रोकने से वो हेल्प करता है। तो उसी चीज के बारे में नीचे लिखा हुआ हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखो ब्लड में मेनली 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। वो फर्स्ट में देखो रेड ब्लड सेल, सेकेंड में व्हाइट ब्लड सेल, थर्ड में है प्लाज्मा एंड फोर्थ में है प्लेटलेट्स। ये 4 तरह के कंपोनेंट्स है। इस चीज के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मुझे मिटाना पड़ेगा। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, साथ ही हीमोग्लोबिन के कारण ही वो रेड होता है। उसी चीज के बारे में मैं लिख रही हूँ। देखो कंटेन हीमोग्लोबिन, गिव ब्लड इट्स रेड कलर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक उसी तरह व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ ही इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा भी पाया जाता है और प्लाज्मा CO2 को खाने को या फिर हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही उसका कलर पेल येलोइश होता है और हमारे ब्लड में वो 55% पाया जाता है। यहाँ पे गर्मी बहुत है, साथ ही लाइट भी कटी हुई है, उसके बावजूद भी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि लाइट कटी हुई है, लाइट नहीं है, एक साइड से रोशनी आ रही है और एक साइड से थोड़ा आपको ब्लैक नजर आता होगा। इसके बावजूद भी मैं गर्मी में आप लोग को पढ़ा रही हूँ। तो क्या आप पढ़ नहीं सकते हो? आप तो आराम से मोबाइल लेकर लेटे होगे या फिर बैठे होगे पंखे के नीचे या फिर AC पे या फिर कूलर के पास, लेकिन मैं आप लोग के लिए इतना तो मेहनत कर रही हूँ कि मैं गर्मी में भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोग को जो चीजें बोल रही हूँ, जिस चीज के बारे में पढ़ा रही हूँ, उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखते भी जा रही हूँ। अब एक बार देखो कि प्लेटलेट्स क्या होता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और साथ ही ब्लड को काफी लॉस होने में हेल्प करता है। मतलब कि जब आपको किसी भी तरह से चोट लग जाती है तो ब्लड काफी फ्लो होने लगता है, मतलब कि बहने लगता है बॉडी से बाहर, तो उस चीज में प्लेटलेट्स हेल्प करती है उस चीज को काफी ज्यादा लॉस होने में। आपने ब्लड के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स होता क्या है। ब्लड वेसल्स मेनली 3 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से? एक आर्टरीज है, एक वेन्स है और एक कैपिलरीज है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे और जानेंगे आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज होता क्या है। एक्चुअली आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और साथ ही आर्टरीज का वॉल थिक एंड इलास्टिक होता है। ठीक उसी तरह वेन्स क्या करता है कि वेन्स ब्लड को हार्ट पे ले आता है। मतलब कि आर्टरीज क्या करता था? अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट मीन्स हार्ट से दूर ले जाता था, लेकिन वेन्स जस्ट उसका उल्टा करता है कि क्या करता है कि ब्लड को हार्ट के पास,
हार्ट में ले आता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक उसी तरह हम अब जानेंगे कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरी करता क्या है? एक्चुअली कैपिलरी आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। साथ ही उसका जो वॉल्स होता है काफी ज्यादा थिन होता है, काफी पतला होता है। देखो मैंने एक बार लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पर कि क्या क्या होता है। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेना। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टरीज में आयोटा हो गया। आप सभी को लगता हो कि ये वॉल्व्स क्या होता है। वॉल्व्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं अभी जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। वॉल्व्स क्या करता है? ब्लड को बैक फ्लो, मतलब कि नीचे जाने से वापस रोकता है। ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी भी ब्लड जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और वापस वो नीचे आने लगे, तो उसी चीज को रोकने में हेल्प करता है वॉल्व्स। आपके एनसीईआरटी बुक में ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, आप उस चीज के बारे में जानो कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर आपकी कैपिलरीज आपकी जो ब्लड वेसल्स है उस पे कितना प्रेशर आ रहा है ब्लड का, उसी चीज को हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 mmHg होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ट, दैट मीन्स दिल। हम आज दिल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग तो दिल हमेशा से बचपन से ही बनाते आ रहे होंगे। क्या हम उस दिल के बारे में पढ़ेंगे जो आप बना रहे हो, जो आप फील करते हो, जो आपकी फीलिंग होती है? आप कई लोग ऐसे बनाते हो दिल को। देखो मैं बनाती हूँ, ये देखो दिल बन गया। यही तो है दिल जो आपके पास है। आप हमेशा इसी चीज को बनाते हो। देखो कितना इजी है दिल बनाना। क्या हम इस दिल के बारे में पढ़ेंगे? दिल का क्या यही स्ट्रक्चर है? आप हमेशा से पढ़ते आ रहे होगे या फिर बनाते आ रहे होगे ये दिल है दिल है। एक्चुअली ये दिल है ही नहीं, ये दिल का सिंबल है। आप जब दिल का डायग्राम बनाओगे ना तो आपको काफी हार्ड लग जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप बना ही नहीं पाओगे कि दिल कैसा होता है। हम पढ़ेंगे अपने बॉडी के ऑर्गन्स हार्ट के बारे में, दिल के बारे में कि वो क्या है, उसका काम क्या है, वो किस जगह पे है, पूरा डिटेल में। एक्चुअली हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बॉडी पे है और वो कहाँ पे है? जस्ट लंग्स के बीचों बीच में। लेकिन वो थोड़ा लेफ्ट साइड, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्टेड है। वो कहाँ पे है? हमारे बॉडी के जस्ट लंग्स के बीचों बीच, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्टेड है। और उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है कि वो ब्लड को पंप करता है। वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को पंप करता है। देखो हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? जनरली हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर। अपर चेंबर में 2 और लोअर चेंबर में भी 2 चेंबर। मतलब आप समझ रहे हो कि हार्ट में कितने कमरे हैं, कितने रूम्स हैं, उसी चीज को बोला जा रहा है यहाँ पे चेंबर्स। देखो अपर चेंबर में, जिसको हम आर्टरीज भी कहते हैं, अपर चेंबर में एक है राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। उसी तरह लोअर चेंबर में, जिसको हम कहेंगे वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। दैट मीन्स 1 2 3 4 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेंबर्स इन आवर हार्ट्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट्स, कि हार्ट्स कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। आप एक बार ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। दैट मीन्स हार्ट लंग्स से ब्लड को लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स पहुंचाता है। लेकिन जब उस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है हमारा ऑक्सीजन, तो वहां से फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है और उसे वापस लंग्स तक पहुंचा देता है। दैट मीन्स वो ब्लड को पंप कर रहा है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। तो उसी चीज के बारे में हम अभी डायग्राम बता रहे हैं आपको, और डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस ध्यान से देखते जाना और सुनते भी जाना। अब सपोज करो कि ये जो है ये आपका हो गया लंग्स एंड यहाँ पे आपका हार्ट है। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, वो 4 चेंबर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। एक हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पे हो गया राइट आर्ट्रियम, साथ ही यहाँ पे हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे हो गया राइट वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट रहा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे हार्ट। हार्ट में चूंकि 4 चेंबर है इसलिए मैंने 4 चेंबर के बारे में बताया। उसके साथ ही नीचे आप इमेजिन करो कि ये है बॉडी। आई होप कि नीचे दिख रहा होगा, ये है आपका बॉडी। देखो
जब ब्लड आपकी बॉडी पे होता है तो हार्ट आपकी बॉडी से लंग्स तक पहुंचाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देखो यहाँ पे एक बार बॉडी से क्या किया कि बॉडी से ले गया हार्ट पे, और हार्ट पे कहाँ पे, किस चेम्बर पे, राइट एट्रियम पे। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे चला गया राइट एट्रियम पे, राइट एट्रियम से होते हुए आ गया राइट वेंट्रिकल में। आपका ब्लड राइट एट्रियम से होते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है राइट वेंट्रिकल से, यहाँ पे एंटर कर चुका है राइट वेंट्रिकल से। लेकिन राइट वेंट्रिकल कहता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ब्लड को मैं क्या करूंगा, तो ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है कि वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचा देता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि वापस लंग्स तक पहुंच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन जब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो फिर क्या किया कि ये लंग्स भेज दिया कहाँ पे, वापस हार्ट में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है। यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद सीधे वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, और यहाँ से पास होते हुए कहाँ पे चला आता है, वापस बॉडी पे चला आता है। ये रहा हमारा बॉडी। क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये क्या करता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस बॉडी पर पहुंचा देता है। तो जस्ट ऐसे ही सर्कुलेशन होता है। दैट मीन्स बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी। ये दो तरह का सर्कुलेशन है जिसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। हम आगे इस चीज के बारे में डिटेल में जिक्र करेंगे। लेकिन आप देखो, आपको समझ में आया कि अगर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे राइट एट्रियम में पहुंचता है और राइट एट्रियम दे देता है राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल कहता है मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करूंगा, ये तो मेरा कुछ काम का ही नहीं है। तो इसके बाद ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल सीधे लंग्स को पहुंचा देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद क्या होता है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम से सीधे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए बॉडी पे पहुंच जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो यहाँ पे जिसके थ्रू लंग से हार्ट में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस चीज को हम कहेंगे पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, पल्म वेन्स। और ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओह, ये तो खत्म ही हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ क्या है कि लंग से जब लेफ्ट आर्टरी में पहुंचता है ब्लड तो किसके थ्रू पहुंचता है, पल्मोनरी वेन्स। ये आपके एग्जाम में आता भी है, आप इसी को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ से होते हुए क्या होता है कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में आता है तो किसके थ्रू आता है, आयोटा के थ्रू आता है, आयोटा। और ये भी एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पहुंचता है तो बॉडी में वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि बॉडी है सो वापस हार्ट में पहुंचा देता है, और उस चीज को बोलेंगे, मतलब कि जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंच रहा है उस चीज को हम बोलेंगे वीना कावा। वीना कावा, वीना कावा, ये है वीना कावा, और ये एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल वापस ब्लड को लंग्स में पहुंचा देता है, तो जिसके थ्रू पहुंचाता है उस चीज को हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। और ये भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इतना आराम से आपको समझ में आता होगा, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप यहाँ पे गौर करना, गौर से देखो, ध्यान से देखो कि ब्लड हार्ट से 2 बार पास हो रहा है। देखो, एक बार लंग से हार्ट में आ रहा है और एक बार बॉडी से हार्ट में पहुंच रहा है। तो आप देखो कि ये जो सर्कुलेशन है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है। देखो, लंग से हार्ट में पहुंच रहा है और हार्ट से लंग्स में पहुंच रहा है।
तो इस चीज को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे भी वही चीज लिखा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं थोड़ा उल्टा पड़ जा रही हूँ इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सर्कुलेशन। ठीक उसी तरह आप एक बार यहाँ पे ध्यान दो, क्या हो रहा है कि हार्ट से बॉडी में पहुंच रहा है और बॉडी से हार्ट में वापस जा रहा है ब्लड। दैट मीन्स फिर से एक बार देखो कि हार्ट से बॉडी में आ रहा है ब्लड और ब्लड बॉडी से वापस हार्ट में जा रहा है। तो इस चीज को, इस सर्कुलेशन को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यहाँ पे एक बार लिखती हूँ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। देखो क्या हो रहा है, बॉडी से लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी। ये दो तरह का सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी चीज को बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है। एक बार आप देखो कि क्या क्या डिफरेंस है एट्रियम और वेंट्रिकल में। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एट्रियम एंड वेंट्रिकल। देखो एट्रियम क्या होता है, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट वेंट्रिकल। जब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाया तो आप ध्यान दिए होंगे कि एट्रियम क्या होता था, अपर चैम्बर, जो ऊपर का जो चैम्बर होता था दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड, उस चीज को एट्रियम कहेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट था उस चीज को हम वेंट्रिकल कहेंगे। एट्रियम क्या करता है कि ब्लड को रिसीव करता है हार्ट में, साथ ही वेंट्रिकल में क्या होता है कि ब्लड को पंप करता है। उसी तरह थर्ड में देखो वॉल्स आर थिनर। जो एट्रियम होता है, एट्रियम का वॉल्स काफी थिनर होता है, काफी पतला होता है, जबकि वेंट्रिकल का वॉल्स होता है काफी थिकर और मस्क्यूलर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और पंप करने में काफी ताकत लगाना पड़ता है, काफी प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। अगर उसका वॉल पतला होगा, थिन होगा तो वो फट सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसका वॉल्स काफी ज्यादा थिकर और मस्क्यूलर का होता है। राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि वेंट्रिकल क्या करता है कि राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स पे। ठीक उसी तरह लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है लंग्स से, और यहाँ पे वेंट्रिकल में देखो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। तो ये रहा डिफरेंस। इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, वो भी एक बार आप देख लो कि क्या है। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक बार आप देख लो कि वो क्या क्या है। देखो स्पेशल फीचर्स एंड ब्लड वेसल्स। लार्जेस्ट आर्टरीज, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, आयोटा है। ठीक उसी तरह लार्जेस्ट वेन वीना कावा एंड आर्टरीज दैट कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में तो आपको दिखा होगा पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसा आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक उसी तरह वीन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ऐसा वीन्स का नाम आपको बताना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वो है पल्मोनरी वीन्स। देखो एक बार वॉल्व्स के बारे में कि वॉल्व्स क्या है। वॉल्व्स लिखो आप, वॉल्व्स prevent backflow of the blood blood should be flow only in one direction. आप एक डायग्राम के माध्यम से समझो कि ये है एक ब्लड वेसल्स में ही होता है वॉल्व्स। ये जो मैं बना रही हूँ ये है वॉल्व्स क्या करता है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। दैट मीन्स ब्लड को वापस दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकता है। सपोज कि ब्लड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है
आप जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा भी हो सकता है ब्लड ऊपर की ओर जा रहा है, वो वापस नीचे ना आ जाए, वो वापस नीचे ना गिर जाए। तो उसी को रोकने के लिए क्या करता है कि वॉल्व्स अपने इस चीज को बंद कर देता है, ताकि वो वापस इस डायरेक्शन में वापस नीचे ना आ पाए। इसी चीज को जस्ट वॉल्व्स कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में तो जान लिए कि ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, लेकिन हम कुछ एनिमल्स के बारे में भी जानेंगे, उनके बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, उनके बॉडी में कितने चैम्बर्स होते हैं। चलिए तो एक बार जानते हैं उस चीज के बारे में। यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया है जिसके बारे में हम जानेंगे कि उसमें कितने सारे चैम्बर्स होते हैं, क्या वो अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, या फिर उसमें किस तरह का सर्कुलेशन होता है। तो देखो, फिशेस जो मछलियां होती है, मछलियों में ओनली 2 ही चैम्बर होता है, इसीलिए वो सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन करता है। और वो बॉडी टेम्परेचर क्या मेंटेन कर सकता है? नहीं, वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब कि जो लैंड पे भी रह सकता है और जो वाटर पे भी रह सकता है, उसको हम बोलेंगे एम्फीबियंस। जैसे कि फ्रॉग, एम्फीबियन में 3 चैम्बर होते हैं और उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन तो होता है, डबल सर्कुलेशन तो होता है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। क्या वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है? नहीं। ठीक उसी तरह रेप्टाइल, रेप्टाइल में आप क्रोकोडाइल को छोड़कर, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन और भी अदर रेप्टाइल्स है उसमें 3 तरह के चैम्बर्स होते हैं और उसमें भी इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है और वो भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता है। साथ में है मैमल्स, मैमल्स में देखो, मैमल्स में 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है और साथ ही बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। ठीक उसी तरह 5 में देखो, 5 में बर्ड्स, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर होते हैं और जिसमें भी 4 चैम्बर होते हैं वो डबल सर्कुलेशन करता है और जो डबल सर्कुलेशन करता है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। ये रहा हमारा कुछ एनिमल्स के चैम्बर्स के बारे में। अब हमें इसके आगे पढ़ना है लिम्स के बारे में कि लिम्स होता क्या है। एक्चुअली मैं लिम्स के बारे में, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगी। अगर आप कमेंट करोगे तो जरूर मैं पढ़ाऊंगी, जरूर मैं बताऊंगी। इस चीज के बारे में मैं आगे पढ़ूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मुझे अभी क्लास छोड़ना पड़ रहा है।